और रीता मैम की एक कहानी परसों भी हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही गहरी कहानियाँ हैं। MSc बायोकेमिस्ट्री में करने के बाद भी आपने हिंदी साहित्य पर इतना काम किया है। और जैसा कि इन्होंने बताया था कि प्रारंभ में इन्होंने इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिखा था, लेकिन इनके पति जो थे वो लेखन और उनकी प्रोग्राम गतिविधियाँ थी, उनसे प्रेरित होकर हिंदी में रीता मैम ने कुछ कहानियाँ लिखी। और इनका मानना है कि एक मानव मन में कई मानव बसते हैं, इसलिए उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुआयामी हो जाता है। इसलिए किसी भी चरित्र की रचना करने के लिए लेखक के पास एक सुलझी हुई सोच और व्यापक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। तभी तो हम अपने लेखन से संतुलित विचार, व्यवहार एवं आचरण की स्थापना करके समाज को सही दिशा प्रदान करने का दायित्व निभा सकते हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत गूढ़ बात है। और जो रचनाएं हैं, जो कहानी हम देखने जा रहे हैं अभी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो इनके व्यक्तित्व में जुड़ी हुई हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगी। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी एक सीधा त्रिकोण। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह। कहानी एक सीधा त्रिकोण, लेखिका श्रीमती रीता के द्वारा। ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसने न केवल स्वयं मुझे मुझसे परिचित कराया, अभी तो ये भी बताया कि फौजी लोग कितने स्पष्ट और हृदय के साफ होते हैं। कठोरता का आवरण ओढ़े वो जितने जाबाज होते हैं, उतने ही जिंदा दिल और संवेदनशील भी होते हैं। वो दोस्ती और फर्ज को एक समान निष्ठा से निभाते हैं। सच बताइए कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में एक बार भी अपने देश के इन रक्षकों को याद करते हैं? क्या हम कभी उनके बारे में सोचते हैं, उनके विषय पर चिंतन करते हैं? क्या हम कभी ये सोचते हैं कि वो कितनी ठंड, कितनी बरसात और कितनी गर्मी में कहां किस तरह से रह रहे होंगे? वो जहां जिस तरह भी रहते हैं, लेकिन हमारी और हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। वास्तव में जिन परिवारों के बच्चे फौजों में हैं, उनको छोड़ के 90% लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में कभी नहीं सोचते, जबकि हम उन्हीं की बदौलत आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, कभी टीवी और फिल्मों में उनके बारे में देखकर, सुनकर दुख अवश्य प्रकट कर देते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। व्हाट्सएप पर जय हिंद लिखकर अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। खैर, अब मेरी कहानी। मैं गलत पर गलत चालें चलता जा रहा था, और वो थी कि जीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। शतरंज के इस खेल से ही मैंने उसे पाया था, और इसी खेल से मैं उसे अपना बनाना चाहता था। लेकिन ढंग से खेलने की बजाय वो जाने क्यों रोती ही जा रही थी। खेल बिगड़ता देख मैंने अपनी रानी को उसके वजीर के सामने रखा और कहा, मात। मात? शिट यार। अरे बाबा, मात मुझे हुई है, तुम्हें थोड़ी ना हुई है। देखो तुम आंखें दो, जीतेगी। नो 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 नो, ये हो ही नहीं सकता। तुमने जरूर चीटिंग की है। तुम ये बाजी कैसे हार सकते हो? अरे क्यों नहीं हो सकता? तो मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। तुम अच्छा खेली और जीत गए। देखो छोड़, तुमने तय किया था कि अगर शतरंज के इस खेल में तुम मुझे हरा दोगी तो तुम मुझे मुंह मांगी गुरु दक्षिणा दोगी। आज 6 महीने हो गए कोशिश करते थे, और देखो आज तुम जीत ही गई। अब बताओ। छोड़ो। नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। नहीं। अरे लो क्यों नहीं हो? बताओ तो। मुझे रमू की याद आ रही है। रमू? रमू कौन?
तुम तो अपने पति को मल्लू कह के पुकारती थी, है ना? रमू मेरे कॉलेज का दोस्त है। तो फिर क्या, एक बार रमू ने मेरी क्लास की एक लड़की को किस कर लिया। फिर क्या, फिर मैंने उसको जोरदार तमाचा मारा। फिर अगले दिन उसने दूसरी लड़की को किस करना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरी लड़की? हाँ। अच्छा, फिर उसके पापा का ट्रांसफर हो गया। फौज की नौकरी में यही तो खराबी होती है। और मल्लू? हाँ, रमू के पापा का ट्रांसफर हो गया और मल्लू के पापा यहाँ आ गए। तो फिर तुम इतने दिनों से ये शतरंज का खेल मेरे साथ क्यों खेल रही थी? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती ना। तो रो क्यों रही हो? क्योंकि रमू आ रहा है। कब? टाइम तो 5 बजे का था, अभी 8 बज गए। इतनी देर क्यों लगा रहा है? बस इतना कहना था कि भड़ाक से दरवाजा खुला और एक हट्टा कट्टा बड़ी बड़ी मूंछों वाला लंबा आदमी अपने ट्रॉली बैग के साथ अंदर आ गया। उसने कहा, हेलो निकी, हाउ आर यू माय स्वीटी? आज आर्मी की नौकरी ज्वाइन करने के बाद पहली बार हम मिल रहे हैं। हाउ थ्रिलिंग यार। इतना कह के उसने निकिता को अपने बाहों में भर लिया। संकोच के कारण निकिता ने अपने आप को उससे छुड़ाया और मेरी तरफ इशारा करके कहा कि इससे मिलो, ये है चेतन, मेरा फ्रेंड, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। और चेतन, ये देखो, ये है रामेंद्र। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो चेतू। चेतू? मैं रामेंद्र, निकी का फ्रेंड, और अब से तुम्हारा भी। मेरे मन की स्थिति तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, लेकिन मैंने बड़ी तलखियत से उससे पूछा, निक्की? इनका नाम तो निकिता है। अरे निकिता होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो निकी ही है। बिंदास अंदाज में उधर से जवाब आया। मैं भी कम ना था, पूछा, बहुत गहरी दोस्ती है क्या? अरे कितनी गहरी दोस्ती है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, अभी तो हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है। अब आ गया हूं तो मिलते ही रहेंगे। कब तक रहोगे? सच मानिए, इस प्रश्न के अलावा मेरे पास कोई और बात थी ही नहीं। उसने कहा, अब आया हूं तो निकी के बर्थडे तक तो रुकूंगा ही, उसके बाद निकी पर निर्भर करता है। वो चाहेगी तो रुकूंगा और नहीं चाहेगी तो। मन की भावनाएं समय और स्थिति देखे बगैर प्रकट हो ही जाती हैं, लेकिन बात को कैसे संभाला जाए यह भी हमें फौजियों से सीखना चाहिए। उसने बड़े प्यार से मुझसे कहा, क्यों दिल तोड़ने वाली बातें करते हो यार? क्यों नहीं चाहेगी? आखिर उसी के लिए तो आया हूं, और हो सकता है इस हफ्ते हमारी जिंदगी का एक अहम फैसला हो जाए। तो क्यों ना तुम भी इस अहम फैसले का एक अहम हिस्सा बनो। आखिर तुम इसके फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड आखिर किस दिन काम आते हैं? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, निकिता बोल पड़ी, रम्मू, तुमको आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हारा अराइवल तो 5 बजे का था। अराइवल से क्या होता है? मैं पहले एयरपोर्ट के लॉन्च पर गया, वहां पे फ्रेशन अप हुआ, अपना सूट बूट पहना और फिर यहां आया। निकिता ने जिस अंदाज में सवाल पूछा था उसी अंदाज में जवाब मिला। निकिता ने उससे चाय के लिए पूछा तो उसने ये कह के मना कर दिया कि भाई अभी पहले मैं अपना कमरा देखूंगा, उसके बाद सामान अनपैक करूंगा, उसके बाद कुछ पेपर वर्क से वो करूंगा, फिर चाय पीऊंगा। मैं बहाना बनाकर वहां से निकल आया। घर आया तो मेरा माथा भंगा रहा था। कितनी अजीब लड़की है ये निकिता, नहीं? अरे माना कि आर्मी बैकग्राउंड रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मिल गया उसी पे होती है। तब 30 साल की उम्र है तुम्हारी, 3 साल से वो मेजर मनीष मल्होत्रा की बीवी रही हो, अब उसकी विधवा हो। मेरी जिंदगी में तो तुम 6 महीने पहले ही आई हो, वो भी जब तुमने हमारा कॉलेज ज्वाइन किया तब। तो यकीन मानिए, उसने आज तक मेरे करीब आने की किसी भी कोशिश का विरोध नहीं किया। आज सुबह ही तो कह रही थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती,
न जाने ये रामेंद्र कहां से आ गया बीच में। अगले दिन कॉलेज ऑफ था, मैं पूरे दिन घर में ही रहा, कहीं नहीं निकला। लंच करने भी बाहर नहीं गया। तभी रामेंद्र का फोन आया, हेलो चेतू, फौजी के ढाबे पे आ जाना, एक एक ड्रिंक्स लेंगे, शार्प एट 7, कह के उसने फोन काट दिया। जैसे कोई फौजी अफसर है अपने नीचे वालों को आदेश दे रहा। अरे मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था। मैं कहना चाहता था, भाई मैं बहुत बिजी हूं, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। अरे अपने स्टूडेंट्स के प्रति भी मेरे कोई दायित्व होते हैं। खैर इस बात का दायित्व से क्या ही मतलब। फौजी का ढाबा कैंटोनमेंट एरिया में एक सड़क के किनारे था, एक बड़ी सी झोपड़ी में। पीछे लॉन को घेर कर उसने बैठने की अच्छी व्यवस्था बना रखी थी। ढाबे का मालिक आगे की तरफ तो पकौड़ियां चाय वगैरह बेचता था, लेकिन पीछे की तरफ शराब पीने की व्यवस्था भी कर देता था। आखिरकार ना चाहते हुए भी मैं वहां पहुंच ही गया। आओ चेतु, बैठो। गिलास बना रखा है, उठाओ और शुरू हो जाओ। Cheers. कल तुम घर क्यों नहीं आए? क्या करता घर आ? अब मेरे लिए वहां जगह ही कहाँ है। तुम जो आ गए। ओह, तो ये बात। तुम्हें पता है निक्की और मैं कॉलेज के दोस्त हैं, और ये दोस्ती आज भी उतनी गहरी है। तो ये मल्लू कहाँ से आ गया बीच में? मल्लू भी हमारा दोस्त था। हम और वो यार तुम लोग की दोस्ती गजब है। अरे तुम निक्की से प्यार करते थे, उसको भी उसी से प्यार हो गया, फिर उसने शादी भी कर ली और तुमने एतराज भी नहीं किया। फौजी के जीवन का मतलब होता है बलिदान। हो सकता है मल्लू से निक्की की शादी मेरी मर्जी से हुई। वाह भाई वाह, फिलॉसफी अच्छी है तुम्हारी। मतलब कैसा बलिदान है कि जिससे चाहे मोहब्बत कर ली, जिससे चाहे शादी कर ली। मैं फौज में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में था। काश के तुम समझ पाते वहां मौत कितने करीब होती है। फौजी के जीवन का मतलब ही होता है मौत के साथ सोना। जानता हूं फौजी के जीवन का मतलब। चलता हूं। मैं वहां से चला आया। हालांकि जाते जाते मैंने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ मिलाना तो दूर, वो मुझे विदा करने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ। बस यूं ही बैठा रहा टांग फैलाए। हाँ, जाते जाते ये जरूर कहा कि संडे को निकी का बर्थडे है, आना जरूर, तुम्हारा इंतजार रहेगा। घर पहुंचा, मुझे इतनी कोफ्त हो रही थी कि आखिर मैं उसके बुलाने पर वहां चला ही क्यों गया। कितना बुरा व्यवहार किया उसने मेरे साथ। न मिलने पर हाय बोला, न विदा करते समय बाय बोला, बल्कि वो तो साहब खड़े ही नहीं हुए। ये निकिता भी ना मुझे अनबुझ पहेली लगने लगी। क्या सच है क्या झूठ? पहले रामेंद्र से मोहब्बत, फिर मल्लू से शादी, और अब मुझसे। 6 महीनों में जाने क्या क्या सपने देख डाले थे मैंने। अपने से उम्र में बड़ी और विधवा होते हुए भी उससे शादी करने के लिए अपनी मां को तैयार करने की पूरी तैयारी कर ली थी मैं। सोचा था कि घर जाके मां की आंखों का ऑपरेशन करा दूंगा। पिताजी के लिए अपने गर्म कोट का कपड़ा भी खरीद लिया था।
ये सोच के कि मां मान जाएगी तो पिताजी भी कुछ नहीं कहेंगे। शराब के नशे के साथ साथ निकिता भी मेरे दिलो दिमाग पर धुंध की तरह छाती जा रही थी। सुबह जब सो के उठा तो सिर दर्द से फटा जा रहा था, पूरा बदन दर्द से कर रहा। मैंने कॉलेज से छुट्टी ले ली और सोच लिया कि निकिता से किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं रखूंगा। लेकिन संडे आते आते मन शांत हो गया। सोचने लगा कि आखिर निकिता ने हमेशा मेरा सम्मान ही किया है, मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, कभी मुझे हर्ट करने की कोशिश नहीं की, कभी मेरा निरादर नहीं किया। तो अगर वो अपनी बाकी की जिंदगी रामेन के साथ बिताना चाहती है तो फिर मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए। ये सोचकर मैंने एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता खरीदा और उसके घर की ओर चल पड़ा। उसके घर के बाहर देखा तो एक टैक्सी खड़ी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अंदर चला गया। मैंने उसको गुलदस्ता भेंट किया, उसको बर्थडे विश किया और उससे पूछा रामेंद्र कहाँ है। मैंने मिलने की इच्छा जाहिर की। उसने बताया कि रामेंद्र आज जा रहा है, बाहर टैक्सी खड़ी है, वो अपना सामान पैक कर रहा है और उसे थोड़ा टाइम लगेगा। निकिता के बताने के अंदाज से लग रहा था कि रामेंद्र मुझसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन क्यों? इसी असमंजस के साथ मैं वहां से बाहर निकला। तभी मेरी नजर वहां खड़ी टैक्सी पर पड़ी। उसकी खिड़की से 2 छड़ियां बाहर की तरफ आ रही थी। मैं उसके पास जाकर मैंने देखा तो वो छड़ियां नहीं थी, बैसाखियां थी। तो क्या रामेंद्र बैसाखियों के सहारे चलता है? उसके पैर नहीं है, एक या दोनों? तस्वीर अब बिल्कुल साफ होने लगी। मैं समझ गया था कि युद्ध में अपने दोनों पैर गंवाने के बाद रामेंद्र ने मल्लू और निकिता की शादी करा दी। तो क्या आज वो यहां मेरे लिए? मैं घर पहुंचा तो मोबाइल पे एक मैसेज पड़ा था, जा रहा हूं दोस्त, निकिता का ख्याल रखना, तुम्हारा दोस्त रामेंद्र। रहते हैं हमारे जो भाई बंधु हैं, उस घर में कुछ लाइनें हैं। वो भी थे किसी माँ की आंचल के तले खून देकर सरहदों की हिफाजत कर रहे, देश को महफूज बस एक जज्बे के लिए हंसते हंसते मौत की दरियाओं से गुजर गए। जिसमें मंच पर नजर आई काव्या मिश्रा, अभिषेक सिंह,
बाद हम करते हैं जिन कहानियों को आज मंच पर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कहानियां अगर किताबों में ना होती या ये कहानियां अगर ना लिखी जाती और ये कहानियां सिर्फ जहन में रह जाती, राइटर्स के दिमाग में रह जाती तो क्या होता। और इसीलिए किताब का जन्म है। लम्हे किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते हैं, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम किताबों तक वापस लौटें। आज शेक्सपियर का भी बर्थडे है और खास बात यह है शेक्सपियर की जिंदगी से जुड़ी हुई कि उनके नाटकों का जितना मंचन उनकी भाषाओं में किया गया उतना किसी और के नाटकों पर नहीं किया। इससे भी ज्यादा एक बात यह है कि शेक्सपियर का जन्म भी आज हुआ था और उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई। ऐसा कम होता है।